संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनोः यथा वः सुसहासति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काय करू दोन्ही ऑन करा ना। हम शिक्षा की पुनर्रचना, भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा, ऐसी बातें करते हैं, तब एक बात ये भी करते ही हैं कि जब तक अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक शिक्षा ठीक नहीं होती। परंतु दूसरी ओर जब तक शिक्षा ठीक नहीं होती तब तक ये तीनों व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं होती। ऐसा इसका परस्पर संबंध है। आज यदि इसके किस प्रकार से व्यवहार में एक पीढ़ी के बाद कुछ सुस्थिति हो, कुछ दिशा ठीक हो, इसलिए हम कुछ विचार कर सकते हैं क्या? मैंने अभी ये लोकमत परिष्कार का भी विषय बनेगा, क्योंकि इतना यह व्यापक प्रश्न है। हम समाज व्यवस्था का मूल आधार मानते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। दूसरा उसका केंद्रवर्ती स्थान है कुटुंब। ये समाज व्यवस्था के लिए है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए भी है, क्योंकि वर्ण और जाति ये दोनों आर्थिक इम्प्लीकेशन वाले ही व्यवस्थाएं हैं। कुटुंब का भी आर्थिक अर्थव्यवस्था के साथ संबंध है, इसलिए दोनों को साथ मिलाकर कुछ विचार करना होगा। जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। अब आर्थिक स्वतंत्रता यह कुटुंब की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं, ये भी हमारा स्थापित सिद्धांत है। आज वह नहीं है, परंतु भारतीय समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में तो यह स्थापित सिद्धांत है कि कुटुंब समाज व्यवस्था की इकाई है और कुटुंबगत अर्थार्जन की प्रवृत्ति अथवा व्यवसाय होना चाहिए। ये हमारे स्थापित सिद्धांत हैं। अब आज इसके पूर्णतः विपरीत है। एक तो कुटुंब केंद्रीय समाज व्यवस्था नहीं है। कानून से, शिक्षा से और वैश्विकता की संकल्पना के कारण और पश्चिम के प्रभाव से हम व्यक्ति केंद्रीय हमारे कानून में उससे भी पहले आ गया। और ब्रिटिशों का जो हमारी समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न करने के लिए कारनामे चल रहे थे, उसके अंतर्गत ये भी था कि उन्होंने व्यक्ति को केंद्र बना दिया, हमने उसको अपना लिया, शिक्षा उसका एक माध्यम बनी, कानून इसका एक संरक्षक बना। तो कानूनतः हम व्यक्ति केंद्रीय समाज व्यवस्था में जी रहे हैं, व्यक्ति केंद्रीय अर्थव्यवस्था में भी जी रहे हैं।
जबकि हमें चाहिए कुटुंब केंद्री। अब कुटुंब केंद्री करना है तो वंश परंपरा का भी विचार तो करना होगा। आज के सेटअप में वंश परंपरा नाम की संकल्पना भी छिन्न भिन्न हो गई है। दो पीढ़ियां साथ में रहना अनिवार्य नहीं है। दो पीढ़ियां साथ में रहना, नहीं, दो तीन चार जो भी पीढ़ियां साथ में रहना, ये इसे अनिवार्य मानकर बाकी सारी व्यवस्थाएं उसके अनुसार की जाए, ये तो जरूरी नहीं है। बाकी सारी जिस प्रकार की व्यक्ति केंद्रीय व्यवस्थाएं बनती हैं, व्यक्ति के विकास के लिए जो व्यवस्थाएं बनती हैं, उसके अनुसार हमारी पीढ़ियां साथ में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इसकी व्यवस्था होगी। तो एक तो ये एकदम शिफ्ट हो गया। और आर्थिक स्वतंत्रता, जैसे व्यक्ति केंद्रीय अर्थार्जन की प्रवृत्ति, ये भी स्थापित हो गया। अब आर्थिक स्वतंत्रता नाम की जो संकल्पना है कि हर व्यक्ति अपने अर्थार्जन के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, और तो भी एक सामाजिक नेटवर्क में उसका सही से प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ये आर्थिक स्वतंत्रता भी आज नहीं रही। आर्थिक स्वतंत्रता किसको कहते हैं? अर्थार्जन की प्रवृत्ति, अर्थार्जन की वृत्ति पूर्ण रूप से स्वयं के अधीन हो, उसे आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। सीधी बात है, नौकरी करना ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। मजदूरी करना ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। जब भी चाहे हम इसे बंद कर दें और फिर भी हमारे योगक्षेम को आंच न आए, ये तो स्वतंत्रता का लक्षण है और हमारी क्षमता का भी लक्षण है। ऐसा भी नहीं रहा। इतने व्यापक रूप में नौकरी और मजदूरी ने हमारे अर्थ क्षेत्र को ग्रास लिया है कि उसमें से स्वतंत्र होने की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहती। आप स्वतंत्र उद्योग करने जाओ तो कंपटीशन है, मार्केटिंग करो तो कंपटीशन है। माने वाणिज्य और उत्पादन, ये दोनों बातें व्यक्ति माने कुटुंब की मालिकी जिसमें हो, कुटुंब का स्वामित्व जिसमें हो, ऐसा व्यवसाय आज लगभग असंभव बन गया। जिनको नौकरी का क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए, उसको नौकरी का क्षेत्र बनाया है। मैंने उसको एक ब्रॉड सेंस में कहते हैं सर्विस सेक्टर। ये सर्विस सेक्टर क्या है, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। सांस्कृतिक क्षेत्र अर्थार्जन का माध्यम नहीं है, वह अर्थनिरपेक्ष है, ये भी हमारा एक स्थापित सिद्धांत है। वो तो बिल्कुल ही नहीं रहा, वो भी सर्विस सेक्टर में आ गया। तो सांस्कृतिक क्षेत्र भी या तो नौकरी या तो मजदूरी करता है। ये संस्कृति के ह्रास का बहुत बड़ा कारण भी है, लक्षण भी है। हम चाहते हैं संस्कृति और समृद्धि एक साथ हो, संस्कृति का भी विकास हो, समृद्धि में भी वृद्धि हो, और दोनों परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। इस प्रकार के संतुलन की जो हमारी व्यवस्था थी, वो पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई। अब हमको समझो, नई पीढ़ी आज से 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद इस प्रकार की समाज व्यवस्था में रह सके, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में रह सके, इसके लिए क्या करना होगा, इसका विचार करना चाहिए। माने ये एक बहुत बड़ा संकट है। ये बात ठीक है कि पुनरुत्थान विद्यापीठ की योजना 60 वर्ष की है, परंतु 60 वर्ष होते होते बीच में ये सारे तबके हैं। तो लोकमत परिष्कार अभी चल रहा है, इसके बाद से कुटुंब सुदृढ़ीकरण होगा। तो लोकमत परिष्कार से जब मानस तैयार होगा, व्यवस्थाएं बनाने के लिए अनुकूलताएं होंगी, तभी कुटुंब सुदृढ़ीकरण होगा।
कुटुंब सुदृढ़ीकरण का एक संबंध का जो आयाम है उसकी चर्चा आज हो रही है। कुटुंब शिक्षा में भी हमने उसकी चर्चा शुरू की है, परंतु अर्थार्जन के लिए व्यवसाय कुटुंबगत होना, वंश परंपरा बनना और कुटुंबगत ये के तप होगा, उसके लिए पूर्व तैयारी के रूप में। और आज समाज की जो अत्यंत विषम परिस्थिति है, जो संकटग्रस्त हो गया है समाज, उन सब आयामों को साथ मिलाकर यदि सोचे तो फिर हमें क्या करना होगा। पहली बात है, वर्ण और जाति की व्यवस्था का नाम भी देना आज बहुत दुष्कर हो गया है। अब उसकी लड़ाई लड़े कि नहीं नहीं, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जाति व्यवस्था होनी चाहिए, इस मोर्चे पर हारने वाली लड़ाई लड़ना ये करना चाहिए, या हम कोई नई व्यवस्था बताई, उसको जाति व्यवस्था नाम न दे, उसको वर्ण व्यवस्था नाम न दे, और अर्थार्जन और आचार दोनों को समान रूप से लागू हो, ऐसी कोई नई व्यवस्था हम बता सकते हैं। दो में से क्या सही होगा? एक, मूल हमारी जो शब्दावली और मूल व्यवस्था है, इसको स्थापित करने के लिए संघर्ष करना। संघर्ष मैंने कहा, शिक्षा क्षेत्र क्या संघर्ष कर सकता है? लोकमत परिष्कार ही कर सकता है। नई व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तय कर सकता, बता सकता है, और ऐसी व्यवस्था के सूत्र बता सकता है। ये तो एक संघर्ष हुआ। राज्य के साथ भी शास्त्रार्थ करने के लिए या दबाव क्षेत्र निर्माण करने के लिए क्या करना, ये भी इसी का एक भाग है। तो ये करना, या वैकल्पिक ना शब्दावली और व्यवस्था देना, दो में से क्या उपयुक्त रहेगा, इसके ऊपर हम विचार करें। अभी इस सत्र में ऐसा विस्तृत विचार तो नहीं करने वाले हैं, परंतु इसका सूत्रपात होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अपने आप में आज इतनी छिन्न भिन्न हो गई है कि उसी को फिर से लागू करना संभव नहीं। उसके लिए भी 5-10 पीढ़ियां जाएंगी, क्योंकि वर्ण संकर का अनुपात बहुत बढ़ गया है, जाति संकर हो ही गया है, वह भी सार्वत्रिक है। जाति राजकीय खटपटों का शिकार बन गई है, जाति व्यवस्था, इसलिए वो सीधी पटरी पर आना बहुत ही कठिन है। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में मूल दूषण क्या है, जिसके कारण से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और नौकरी मजदूरी, अर्थ का केंद्रीकरण, ये सब हुआ है। इसके लिए उपाय क्या है? व्यक्ति केंद्री से कुटुंब केंद्री बनने में क्या क्या मार्ग हो सकते हैं, इसका विचार करना। तो पहली बात है कि सबकी मानसिकता निर्माण करनी होगी, जो लोकमत परिष्कार का ही विषय है कि आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता श्रम करने की तैयारी है तभी संभव होती है। आर्थिक स्वतंत्रता कम पैसे में, कम अर्थ में जीवन निर्वाह करने की सिद्धता होगी तभी हो सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता ये कम पैसा परंतु स्वतंत्र हैं, अधिक पैसा परंतु नौकर हैं, इन दो में कम पैसा परंतु स्वतंत्र हैं, इसका मूल्य अधिक है, प्रतिष्ठा इसकी अधिक है। ये भी हमारा एक लोकमत परिष्कार का मुद्दा होगा। कम पैसे से अधिक अच्छा जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार के कौशल चाहिए।
वे भी आर्थिक सद्गुण में आते हैं, जैसे कि मितव्ययिता, वस्तुओं का संभाल कर उपयोग करना, कैसे भी हो बचत करना, कैसे भी हो हमारा खर्च कम करना और फिर अच्छे से रहना। ये सारी बातें जो हैं वो उसके आर्थिक इम्प्लीकेशंस हैं, और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ये बहुत ही उपयोगी ऐसे हैं। कभी भी मुफ्त का कुछ भी नहीं लेना, ये भी आर्थिक इम्प्लीकेशन इसका बहुत बड़ा है। और श्रम करने में संकोच नहीं करना, साथ साथ कौशल का विकास करना। हमारा कक्षा 1 से जो उद्योग का विषय शुरू होता है समग्र विकास में, वो इसी बात के लिए है। ऐसा उद्योग का विषय आगे बढ़ते बढ़ते श्रम आधारित, कौशल आधारित, स्वतंत्रता पूर्वक अर्थार्जन करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ही है। इसको हम किस प्रकार से व्यापक बना सकते हैं, ये देखना चाहिए। दूसरा करना ये हुआ सारा विवेक, ये भी होना चाहिए। सुविधाओं का विवेक, ये भी होना चाहिए। हमें सुविधा चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है। एट व्हाट कॉस्ट, ये उसके सामने पूछा जाने वाला प्रश्न बनना चाहिए। हाँ, सुविधा चाहिए, क्या कीमत चुकाकर चाहिए? स्वास्थ्य की कीमत चुकाकर, स्वतंत्रता की कीमत चुकाकर, पर्यावरण के प्रदूषण की कीमत चुकाकर, क्या कौन सी कीमत चुकाकर हमें सुविधा चाहिए? हमको तय करना पड़ेगा, सबको तय करना सिखाना भी पड़ेगा। विवेक पूर्वक खर्च करना, इंटेलिजेंट एक्सपेंडिचर, बुद्धिमानी पूर्वक खर्च करना, ये एक बहुत बड़ा विषय है और सार्वत्रिक रूप से इसकी चर्चा होने की आवश्यकता है। यंत्र विवेक के साथ साथ संबंधित विषय ऊर्जा विवेक है। आज यदि सर्व प्रकार के प्रदूषण की उत्पत्ति हुई है और स्वास्थ्य की हानि हुई है, वह ऊर्जा के कारण से है। ऊर्जा ने हमको एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर ये फैसिलिटेट किया है। इतना अधिक एक्सप्लॉइटेशन, शोषण हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, कि उसके कारण से सारा सब कुछ संतुलन संकट में पड़ गया है। तो ऊर्जा विवेक, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। प्लास्टिसिज्म का निषेध, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। इन सब के आर्थिक इम्प्लीकेशंस हैं। इन सबको मिलाकर यदि दैनंदिन जीवन में अर्थ प्रवृत्ति माने अर्थार्जन और अर्थ विनियोग, ये अगर हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था के नए सूत्र हमको निर्माण करने पड़ेंगे जो आज के लिए अनुकूल ऐसे हों। ये कठिन जरूर होंगे परंतु मूलगामी है, इसलिए उनको लोक में स्वीकृत कराने के लिए हमारी शक्ति हमें खर्च करनी चाहिए। जाति और वर्ण के साथ व्यवसायों को जोड़ना और पुनः इस बात पर आग्रह करना कि वर्ण और जाति आचार और व्यवसाय के कारण से ही एक दूसरे से अलग हैं। तो क्या हम डॉक्टर की जाति, इंजीनियर की जाति, कृषक की जाति और शिक्षक की जाति, ऐसी जातियां नहीं बना सकते? वैसे लोहार, सुथार, कुंभार, ये सब व्यवसाय की ही तो जातियां थी। तो ऐसी नई जातियां बनाना, ये इसका प्रचलन शुरू करना, और इन जातियों के साथ किस प्रकार से वर्णों का समूह बनता है, इसके आधार पर
वर्णों के भी नए नाम हम बना सकते हैं। मैं अभी उन वर्णों के नाम मुझे सूझे हैं ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ, ऐसा मेरा दावा नहीं है, परंतु इस प्रकार से इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। नई व्यवस्थाएं जब तक हम देते नहीं, तब तक पुरानी व्यवस्थाओं की आलोचना करने से कोई परिणाम हमको मिलता नहीं। और नई व्यवस्थाओं के लिए यदि हमारा अध्ययन, चिंतन और लेखन या प्रयोग शुरू नहीं होते, तब तक इसका हल निकलने वाला नहीं है। इसलिए इस दिशा में, आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में हमको विचार करना है। और हमारे हमारे ही कुटुंब से हम शुरू कर सके, हमारा प्रभाव क्षेत्र जहाँ है वहां हम शुरू कर सके, या व्यापक रूप में समाज को हम एड्रेस कर सके, उनका हम प्रबोधन कर सके, संबोधन कर सके। इस प्रकार के हमारे पास सूत्र चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास कोई एक विचार और विचारधारा ऐसा चाहिए, तभी इसका कोई उपाय हो सकता है। जिस प्रकार से शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, उस प्रकार से कुटुंब भी स्वायत्त होना चाहिए और अर्थ क्षेत्र भी स्वायत्त होना चाहिए। अर्थ क्षेत्र स्वायत्त होना ये तो एक एक कुटुंब के अपने हाथ में है। और इसके लिए हम, जैसे अनेक लोग अब कहते हैं कि हमारे बच्चों को हम इन विद्यालयों में तो नहीं भेजेंगे, ये हो गया। इसी प्रकार से हमारे बच्चों को हम इस उत्पादन व्यवस्था में तो नहीं लगाएंगे, इस अर्थार्जन के क्षेत्र में तो नहीं लगाएंगे। तो फिर नई शिक्षा का स्वरूप धर्मानुकूल अर्थकरी शिक्षा करी, अर्थ और प्रभुत मात्रा में करो, विपुल मात्रा में करो। इसके लिए आज जो गृहीत व्यवस्थाएं हैं अर्थ क्षेत्र की, कंपटीशन में तो जाना ही पड़ेगा, मार्केटिंग हमारा व्यापक होना ही चाहिए। उदाहरण के लिए ये जो व्यापक मार्केटिंग, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग, ये मुद्दा ही बिल्कुल बेमानी है। स्थानिक मार्केटिंग यही मुद्दा, प्रारंभ का मुद्दा है। उदाहरण के लिए फार्मा इंडस्ट्री है, आयुर्वेद की फार्मा इंडस्ट्री होना, ये आयुर्वेद को के वृक्ष को जड़ से काटने के बराबर है। तो वो तो इंडस्ट्री नहीं हो सकती। अगर ऐसी इंडस्ट्री स्थापित भी की तो इसका वैश्विक बाजार होना और इस प्रकार से उसका मार्केटिंग और उसका ट्रांसपोर्ट और ये सब होना, ये तो बेमानी है। जैसे योग को इंटरनेशनल बनाकर हमने योग की हानि ही की है, उसी प्रकार से आयुर्वेद की हानि होगी, उसी प्रकार से समाज व्यवस्था की हानि होगी। इसलिए मेरा मुद्दा ये है कि अभी जो गृहीत व्यवस्थाएं हैं कि मार्केटिंग वो तो व्यापक करना ही होगा, उत्पादन वो तो विपुल मात्रा में करना ही होगा, और उसके लिए कंपटीशन में उतरना ही होगा। इन बातों को छोड़कर विचार करना, इन बातों को छोड़कर हो ही नहीं सकता, ऐसे स्टेटमेंट पर अगर हम आएंगे तो कोई संभव नहीं है, तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए गो टू द बेसिक्स, मूल सूत्रों पर विचार करो। उनको स्थापित करने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे, और हमें उसके लिए जो रिस्क हैं वो भी अपनाने पड़ेंगे। तो जैसे हम गुरुकुल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से अर्थकरी शिक्षा के प्रयोग हमको
करने होंगे और उन्हीं दोनों के अनुकूल समाज व्यवस्था का विचार भी हमें करना होगा, कुटुंब व्यवस्था का विचार भी करना होगा। कुटुंब व्यवस्था में वंश परंपरा, इसको यदि हमने स्थापित नहीं किया तो कुटुंबगत व्यवसाय का कोई बहुत महत्व नहीं रहता या उसके कोई मायने नहीं रहते। अब वंश परंपरा ये बड़ा पेचीदा प्रश्न हो गया है। उसकी शुरुआत कहाँ से करना, ये भी अच्छे से विचार करना चाहिए। उसके लिए एक से अधिक संतानें होना आवश्यक रहेगा। विवाह संस्कार के बारे में पुनः विचार करना होगा और पति पत्नी की शिक्षा और संगोपन एक दूसरे के अनुकूल कैसे हो, इसका भी विचार करना पड़ेगा। इसलिए ये सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड ऐसा क्षेत्र है। 4 विषय पढ़ा देना ये तो बहुत ही सरल है, परंतु इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, इसके आधार पर समाज शास्त्र का विकास करना, अर्थशास्त्र का विकास करना, ये चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। आज हमने इसका सूत्रपात किया है। ग्रंथों में, ग्रंथमाला में ये सारे विषय हैं। इसलिए आज के प्रतिपादन को और ग्रंथमाला के विषयों को, उनके सूत्र को और ज्ञान सागर में इस विषय के जो ग्रंथ हैं उन तीनों को साथ में मिलाकर यदि हम अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और शिक्षा तीनों को एक साथ जोड़कर विचार करेंगे तो हमें पुनः कुछ सूत्र मिलेंगे, कुछ प्रश्न सुलझने लगेंगे। आज के आज नहीं सुलझेंगे, परंतु सुलझना शुरू हो जाएगा। इस दिशा में हम थोड़ा चिंतन शुरू करें, क्योंकि यह संकट भी बहुत व्यापक है। भारत में तो ये पूर्ण अखिल भारतीय स्वरूप का बन ही गया है, परंतु ये वैश्विक संकट भी है और इसके उपायों के बारे में हमको विचार करना है। आज यही रुकते हैं। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिते समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन हविषा समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। प्रणाम प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। Recording